हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 3 के सिलेबस को कवर करेंगे। इसको समझेंगे कि इस सेमेस्टर 3 में हम लोग को कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोग सेमेस्टर 3 में एक वर्ड सुनते हैं इलेक्टिव पेपर के बारे में। ये इलेक्टिव पेपर यहाँ पर क्या है, इसमें हम लोग को कौन सा पेपर रखना चाहिए, कौन सा पेपर सेलेक्ट करना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर सिलेबस का बात करें तो यहाँ पर भी एज यूजुअल जैसा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में होता था, टोटल हम लोग को 4 पेपर पढ़ना होता था। यहाँ पर भी एमकॉम सेमेस्टर 3 में 4 ही पेपर हम लोग को पढ़ना है। अभी तक जो हम लोग पेपर पढ़ चुके हैं वो हमारा 1 से 8 तक था। 1 से 4 तक हम लोग सेमेस्टर 1 में कवर कर लेते हैं और उसके बाद 5 से लेके 8 तक हम लोग सेमेस्टर 2 में कवर कर चुके हैं। मतलब अभी तक हम लोग का 1 to 8 कवर हो चुका है। यहाँ पे पेपर नंबर 9, उसके बाद ये 10 है, सॉरी ये 11 और ये 12, इस तरह से टोटल हम लोग को 4 पेपर यहाँ पे पढ़ना है। जो हमारा सबसे फर्स्ट पेपर होता है पेपर नंबर 9, ये हम लोग को यही होता है ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव क्या है ये हम लोग अभी देखते हैं। उसके बाद पेपर नंबर 10 जो है ये HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन मैनेजमेंट, तीसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कॉमर्स। तो ये टोटल 3 पेपर, तीनों पेपर जो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होता है, ये कहीं ना कहीं हम लोग ग्रेजुएशन में इसके बारे में पढ़े होते हैं। तो बेसिक नॉलेज जो है ये सब के बारे में हम लोग को पता होता है, फाउंडेशन ये सब का पता होता है। बस यहाँ पे फिर से हम लोग को उसका एडवांस लेवल पढ़ना है। मतलब कोई ऐसा पेपर हम लोग को यहाँ पे ये तीनों में नहीं देखने के लिए मिल रहा है जिसके बारे में हम लोग पहले कभी सुने या जान नहीं रहे। ठीक है, तो ये एक अच्छा बात है। उसके बाद यहाँ पे जो ओपन इलेक्टिव है, ओपन इलेक्टिव का यहाँ पे लॉजिक क्या है पीजी में, कि हम लोग जिस सब्जेक्ट में पीजी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का पेपर 9 छोड़ के, अगर हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स छोड़ के बाकी किसी भी सब्जेक्ट का पेपर 9 जो हम लोग को सेलेक्ट करना है उसको हम लोग को ओपन इलेक्टिव बनाना है। ठीक है, मतलब अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो हिस्ट्री का जो पेपर 9 होगा वो उसको रीड नहीं करना। हिस्ट्री का छोड़ के बाकी दूसरा कोई भी सब्जेक्ट का पेपर 9 वो अपना ओपन इलेक्टिव के जो ओपन इलेक्टिव सेलेक्ट कर सकता है पीजी में। ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग देखें एमकॉम का स्टूडेंट के लिए, अगर यूनिवर्सिटी में एमकॉम का स्टूडेंट का बात करें तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट दो पेपर सेलेक्ट करता है, अदर साइकोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स। अभी यहाँ पे जो मेन चीज समझने वाला है वो ये है कि हम लोग को ओपन इलेक्टिव में एग्जैक्टली कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। जो पुराना ट्रेंड रहा है, जनरली स्टूडेंट यहाँ पे कॉमर्स का स्टूडेंट साइकोलॉजी या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को ही क्यों सेलेक्ट करता है, तो इसका एक्चुअली रीजन क्या है ना, स्टूडेंट जो इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करता है इसका यहाँ पे दो चीजों में मेनली दिमाग लगाता है। पहला तो ये कि ऐसा पेपर सेलेक्ट करें जिसमें मार्क्स मेरा ज्यादा है। ये ओब्वियसली ये सब स्टूडेंट का इच्छा होता है, मार्क्स ज्यादा आना चाहिए, पढ़ना कम पड़े और मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जनरली कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज होता है कि कोई ऐसा पेपर हम सेलेक्ट करें जिसमें हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ ना पढ़ना पड़े। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ हम लोग को ना पढ़ना पड़े। तो अगर हम लोग ज्यादा मार्क्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो साइकोलॉजी का पेपर है इसको सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी का पेपर जो इसमें है क्या, ये भी 100 मार्क्स का ही है। ठीक, 100 मार्क्स में अब होता क्या है, 30 मार्क्स का हम लोग को पता है कि इंटरनल होता है और 70 का एक्सटर्नल होता है। अब यहाँ पे जो 70 का एक्सटर्नल है, यहाँ तक तो ठीक है। 30 ये हम लोग बात कर रहे हैं साइकोलॉजी पेपर का। साइकोलॉजी पेपर में 30 मार्क्स का इंटरनल है और 70 का एक्सटर्नल। ये जिस तरह से दूसरे पेपर का रहता है ठीक उसी तरह से। अब इंटरनल वाला तो ठीक है, एक्सटर्नल का जो पेपर 70 है इसमें क्या होता है, यहाँ पे 35 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होता है और 35 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो स्टूडेंट का यहाँ पे थोड़ा ये माइंडसेट होता है कि हमारा अगर 35 नंबर का प्रैक्टिकल यहाँ पे मिल जा रहा है एक्सटर्नल में तो उसमें हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट का ऐसा माइंडसेट है कि साइकोलॉजी में हम लोग ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेंगे, जिसके कारण अभी तक का ट्रेंड रहा है कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट को कॉमर्स के स्टूडेंट ज्यादा ही सेलेक्ट करते हैं। तो पहला तो रीजन ये हो गया। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि हम लोग यहाँ पे साइकोलॉजी का पेपर रख लें। दूसरा ये भी है कि साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है सेम बिल्डिंग में है। ठीक है, तो अगर क्लास व्लास भी करना रहा या तो फॉर्म भी भरना रहा तो वहीं पे चल जाएंगे।
दूसरा जो होता है, अगर कुछ स्टूडेंट का ऐसा दिमाग रहता है कि नहीं हम ऐसा पेपर लेते हैं जो हमारा कॉमर्स से रिलेटेड हो, प्लस जिसके बारे में हम लोग पहले से कुछ पढ़े हो, तो वैसे स्टूडेंट जनरली इकोनॉमिक्स का जो पेपर है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स में फिर मिला जुला के वही चीज पढ़ना है जो अभी हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़े या सेमेस्टर वन, पीजी का सेमेस्टर वन में पढ़े, तो वही सब कुछ यहाँ पर भी पढ़ना होता है। तो ये बेसिकली लॉजिक होता है, ये स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, और इस तरह से स्टूडेंट जो है अपना इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्टिव पेपर का बात। उसके बाद अभी जो मेन पेपर हम लोग को तीनों पढ़ना है, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है ना, जब हम लोग सेमेस्टर 3 का सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग को दिखता है 431। 431 कहने का मतलब हो गया फोर्थ सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर का, फोर जो है ये कॉमर्स के लिए, पीजी कॉमर्स का कोडिंग है। 3 मतलब थर्ड सेमेस्टर, पीजी का कॉमर्स, पीजी का थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर। ठीक है, तो जो अभी हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे, शुरू में बात कर रहे थे कि जो हमारा इलेक्टिव पेपर होगा कॉमर्स का, उसको कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं रख सकता है। कॉमर्स के स्टूडेंट को सीएसआर का पेपर का एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब ये जो इलेक्टिव पेपर है इसको अदर देन कॉमर्स स्टूडेंट अपना इलेक्टिव पेपर के रूप में सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे 431 में ये हो गया। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 431 ही है, मतलब ये भी इलेक्टिव पेपर है कॉमर्स के अंदर, तो इसको भी कॉमर्स का स्टूडेंट तो रख नहीं सकता है। ठीक है, मतलब कॉमर्स में जो इलेक्टिव पेपर है इसको कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं रख सकता है। तो कॉमर्स का स्टूडेंट कौन सा पेपर रखेगा इलेक्टिव में, अदर देन कॉमर्स, कोई भी रख ले। ठीक है, तो ये तो दूसरे के लिए हो गया। अब जो है 432 मतलब थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है, एचआरएम वाला पेपर। ठीक है, अब एचआरएम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते। एचआरएम के बारे में हम लोग ग्रेजुएशन में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पढ़े, थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या पढ़ना होता है, क्या इसमें हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट होता है, ये सब कुछ हम लोग कहीं ना कहीं पहले से पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव का बात करूं, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब ये हो गया कि ये पेपर जो है हमारे सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया, यूनिवर्सिटी इस सब्जेक्ट को पढ़ा के या हमारे सिलेबस में इंक्लूड करके हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये बेसिकली हो गया इस पेपर का ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बोल रहा है द कोर्स इन envisages टू प्रोवाइड a student the knowledge related to management of human resource in business enterprises। ये जो पेपर है ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस इमेजिनेशन के साथ इंक्लूड किया गया है कि स्टूडेंट जो है इस पेपर को पढ़ के ह्यूमन रिसोर्स को बिजनेस एंटरप्राइजेज में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज किया जाता है इसके बारे में वो सीख पाए। दिस कोर्स फेमिलियराइज द स्टूडेंट विद वेरियस फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड देयर मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो वेरियस फैक्ट्स हैं उसको जान पाए, समझ पाए। ठीक है, अब अगर हम लोग इस पेपर के सिलेबस का बात करें तो इस पेपर का जो सिलेबस है ये टोटल 4 यूनिट में बटा हुआ है। पहला यूनिट जो है ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग को कंसेप्ट पढ़ना है, पर्सनल या ह्यूमन रिसोर्स का क्या फंक्शन है इंडिया में, इमरजेंस ऑफ एचआरएम क्या है, कैसे कैसे डेवलप हुआ है, फीचर्स क्या है एचआरएम का, इंश्योरिंग अंडरपिनिंग ऑफ एचआरएम टू बिजनेस स्ट्रेटजी इन प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग क्या, हमारा टारगेट होता है इस मैनेजमेंट के इस फंक्शन से हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटेजिक एचआरएम कंसेप्ट, द ओरिजिन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अलाइनिंग एचआर टू कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, एचआरएम इन प्रैक्टिस। तो ये सब कुछ हम लोग को यूनिट 1 में पढ़ना है, मोटा मोटी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो एचआरएम वाला चीज है यूनिट 1 में पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट 2 जो है इसमें आईआर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के पर्सपेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है इसके कंसेप्ट को समझना है, स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, चैलेंजिंग वैल्यूज, देयर इम्पैक्ट, इंडस्ट्रियल कंफ्लिक्ट, ट्रेड यूनियन क्या होता है, रिफॉर्म्स इन लेबर लेजिस्लेशन, जो लेबर लॉ है इसमें क्या क्या रिफॉर्म हुआ है इंडिया में। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे देखना है, क्या क्या लेबर लॉ से रिलेटेड प्रोविजन है, कौन कौन सा लेबर लॉ है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, रिफॉर्म इन लेबर लेजिस्लेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब चीज, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रेवियांस प्रोसीजर क्या होता है, एम्प्लॉय का जो ग्रेवियांस है, जो इशूज है, जो प्रॉब्लम है उसको
सॉल्व करने के लिए क्या मैकेनिज्म है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तीसरा है ट्रेंड्स इन एचआरएम, क्या ट्रेंड्स रहा है एचआरएम का, स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ एचआर एज ए कैलेस्टिक स्कोप एंड नेचर ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग, प्लानिंग, रिटायरमेंट, ट्रेंड्स इन 21st सेंचुरी इन वेजेज या सैलरी स्कीम। तो ये बेसिकली तीनों यूनिट हो गया इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड और तीसरा ट्रेंड्स इन एचआरएम। चौथा यूनिट जो पढ़ना है इसमें हम लोग को देखना है एचआरएम इन अदर कंट्रीज में ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या कॉन्सेप्ट है, वहां पे इसका क्या फीचर्स है, ठीक है। अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन जापान, एचआरएम इन यूएसए, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एन एनालिसिस ऑफ एथिक्स इन इंडिया। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 में पढ़ेंगे। ये चीज हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। अच्छा एक चीज यहाँ पे और बता दें, अगर किसी को बुक चाहिए एचआरएम का, अगर कोई खरीद ले रहा है हार्ड कॉपी तब तो ठीक है, किसी के कोई अगर नहीं खरीद पा रहा है या किसी को सॉफ्ट कॉपी में इजीली चाहिए तो ई पाठशाला का जो साइट है, ई पाठशाला करके एक साइट है, ठीक है, यहाँ पे पीजी का ऑलमोस्ट सारा बुक मिल जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी बुक वहाँ पे है और अच्छा कंटेंट उस बुक में रहता है, तो उस बुक को भी हम लोग यहाँ पे रिफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। उसके बाद सेकंड जो है ईटीपी का पेपर, ईटीपी का पेपर भी हम लोग पहले पढ़े हुए रहते हैं, थोड़ा बहुत तो आइडिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कोर्स इज टू एक्वेंट द स्टूडेंट विद एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज मैनेजमेंट। स्मॉल एंटरप्राइजेज का कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे इसका क्या इसको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्किल है, ये सब चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे इस पेपर में समझना है। यूनिट 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स स्कोप, एंटरप्रेन्योरशिप एज द प्रोसेस, करियर ऑप्शन, क्या क्या एंटरप्रेन्योर के पास करियर का ऑप्शन है, नीड्स, इसका क्या नीड्स है, क्या वैल्यू है, क्या एटीट्यूड है, मोटिवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये सब कुछ हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट जो है यूनिट 2, इसमें बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, कैसे एंटरप्रेन्योर हम बन सकते हैं, पर्सनल एंड इन्वॉल्वमेंटल बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉब्लम एंड स्टेज फॉर सेटिंग अप अ न्यू वेंचर, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डिफिनेशन ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड देयर स्कोप, क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका क्या स्कोप है इन इमर्जिंग सिनेरियो, इंसेंटिव एंड कंसेशन, क्या इसको गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव देता है, क्या इसको ऑफर करता है, ठीक है, ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे समझना है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है इसको गवर्नमेंट क्या करता है, जनरली कम रेट पे लोन प्रोवाइड कर देता है, टैक्स इसके लिए माफ हो जाता है, ठीक है, कंप्लायंस इसके लिए कम होता है, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल प्लानिंग ये कैसे करता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्लो कैसे होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह में, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हमारा यूनिट 1 2 3 4 हो गया और 5 में हम लोग को केस स्टडीज पढ़ना है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ही होगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेपर का बात करें, फोर्थ पेपर का, तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन कॉमर्स, कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन है कॉमर्स के क्षेत्र में, कॉमर्स के एरिया में, कॉमर्स में इसका क्या यूज है, ये सब चीज हम लोग को कॉमर्स एप्लीकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन कॉमर्स वाले पेपर में पढ़ना है। यहाँ पे जो पहला यूनिट है इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसके बारे में पढ़ना है, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग सेकेंड यूनिट, और थर्ड यूनिट जो है ये है डेटा कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में डेटा क्या होता है, डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यही सब कुछ जो हम लोग जनरली ग्रेजुएशन में भी पढ़े होते हैं वही सब कुछ यहाँ पर भी पढ़ना है। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, नेचर ऑफ बिजनेस डेटा क्या होता है, इसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, डेटा का क्या स्ट्रक्चर होता है, डेटा फाइल्स क्या होता है, फाइल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कितने टाइप का डेटा होता है, कितने टाइप का डेटा फाइल्स होता है, देयर यूसेज, मेथड्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल प्रोसेसिंग, sorting, updating, merging, query, report generation,
ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। डेटा कम्युनिकेशन में देखेंगे हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे थर्ड यूनिट में पढ़ना है। तो यही सब कुछ है जो हम लोग पहले भी कहीं ना कहीं ये सब चीज देखे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने वाला बात नहीं है। पुराना आइडिया, पुराना नॉलेज कुछ ना कुछ दिमाग में है, उसी को रिफ्रेश करना, उसी को फिर से पढ़ना है और नया नया चीज यहाँ पे हम लोग को सीखना है। रिवाइज भी हो जाएगा प्लस सीख भी लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ पेपर हम लोग को पढ़ना है, या हमारा इंटरप्रेन्योरशिप का हो, कंप्यूटर का पेपर हो, या एचआरएम का पेपर हो, ये सब पेपर जो हमारा नेट के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। वहां पर भी ये सब पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है। तो जो कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको कोशिश करेंगे कि थ्रोली पढ़ें, अच्छे से पढ़ लें, सो डैट हमारा यहाँ एमकॉम में भी इसका फायदा हो जाए, प्लस अगर बाद में जब हम नेट का एग्जाम देंगे तो वहां पर भी इसका हम लोग को बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग को सेमेस्टर 3 में पढ़ना था। इसके बाद अगर इलेक्टिव पेपर का भी सिलेबस चाहिए कि किस पेपर में क्या पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उसका भी वीडियो अपलोड कर देने का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।